ठीक है। इस समय के जो धर्म रहे हैं नियतिवादी, आजीवक संप्रदाय को ही नियतिवादी धर्म भी कहा जाता है, उसी को भाग्यवादी भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना भाई। आजीवक को ही भाग्यवादी, नियतवादी, नियतिवादी। इस संप्रदाय का जो मत है ना, ये कहते हैं कि कोई भी वस्तु है वो पहले से निर्धारित है। इसमें ये चीजें थी नियतिवाद पर। इसके प्रथम आचार्य कौन थे? नकली बचा। प्रथम आचार्य की अगर बात करेंगे तो नंदवक्ष, नंदवक्ष थे। ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? मक्खली गोसाल को, मक्खली गोसाल को माना जाता है। और मक्खली गोसाल जो है ना बुद्ध के समकालीन भी हैं। मक्खली गोसाल बुद्ध के समकालीन भी हैं। ये जो नियतिवादी है ना, आजीवक संप्रदाय है, ये कर्म सिद्धांत को नहीं मानते, ये भाग्यवादी थे। किसी भी जीव को भाग्य के अधीन मानते हैं, कर्म सिद्धांत को नहीं मानते, जीव को भाग्य के अधीन मानते हैं। सर लिख दीजिए ना। विशेषता लिख लीजिए। कर्म सिद्धांत को नहीं मानते, नहीं मानते, जीव को भाग्य के अधीन मानते हैं, भाग्य के अधीन मानते हैं। अनीश्वरवादी, अनीश्वरवादी होते थे, आजीवन नग्न रहते थे, नग्न रहते थे, आजीवन नग्न रहते थे। एक नाम है बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार ने संरक्षण दिया था। ठीक है ना, बिंदुसार ने संरक्षण दिया था। ऐसे ही एक दूसरा है भौतिकवादी। लिख लिए थे ना? जी सर। सर कौन? भौतिकवादी क्या होता भाई? लोकायत दर्शन। भौतिकवादी लोकायत दर्शन, ये क्या होते हैं? इसमें लिख सकते हैं जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो लोग कर्म, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, भक्ति, साधना, उपासना में विश्वास नहीं करते। ठीक है, इसके प्रथम आचार्य कौन थे? इसके प्रथम आचार्य बृहस्पति को माना जाता है। बृहस्पति को माना जाता है। ठीक है, प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? प्रमुख प्रवर्तक चारवाक, नाम सुना होगा, है ना? चारवाक प्रमुख प्रवर्तक हैं। अनुयायी चारवाक प्रमुख प्रवर्तक हो गए चारवाक। इसके जो प्रवर्तक हैं चारवाक हैं। लिखिएगा, इस दर्शन के अनुयायी, इस दर्शन के अनुयायी, इसके अनुसार, इसके अनुसार मानव, इसके अनुसार मानव अपनी बुद्धि,
इंद्रियों से, अपनी बुद्धि और इंद्रियों से जो महसूस कर सकता है वही यथार्थ है। ठीक है, वही यथार्थ है। ठीक है, ऐसे फिर ऐसे करके लिख सकते हैं आप, प्रत्यक्ष अनुभव ही, प्रत्यक्ष अनुभव ही एकमात्र ज्ञान का साधन है। प्रत्यक्ष अनुभव ही एकमात्र ज्ञान का साधन है। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये क्या है? वास्तविक द्रव्य हैं। ठीक है, वास्तविक द्रव्य हैं। क्या इतना बहुत है? एक ये इतना हो गया। एक और है उच्छेदवाद। उच्छेदवाद एक है। उच्छेदवाद क्या है भाई? मत लिखिएगा, मत लिखिएगा। मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है। मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है। हेडिंग क्या है सर? मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है। ठीक है, कर्म फल विरोधी है। कर्म फल विरोधी, सांसारिक सुख और भोग में विश्वास। ठीक है, इसी उच्छेदवाद के बाद विकास हुआ लोकायत दर्शन का। ठीक है, ध्यान रखना, भौतिकवादी दर्शन का। ठीक है, एक और है अक्रियावादी, सॉरी, अक्रियावादी। ये क्या था भाई? अक्रियावादी जो था वो बाद में आजीवक संप्रदाय में ही विलीन हो गया था। बाद में आजीवक संप्रदाय में ही विलीन हो गया था। ठीक है, इसमें लिखिएगा, ये क्या कहता है? कर्म का कोई फल नहीं होता। कर्म का कोई फल नहीं होता। ठीक है, आत्मा और शरीर दोनों क्या है भाई? इनके हिसाब से अलग हैं। आत्मा और शरीर दोनों अलग हैं। ठीक है, इसी से सांख्य दर्शन का जन्म हुआ। इसी से सांख्य दर्शन का जन्म हुआ। ठीक है, बाद में फिर क्या होता है? ये वाला अक्रियावादी जो संप्रदाय था, धर्म था, वो जाके आजीवक संप्रदाय में विलीन हो गया, है ना? ठीक है, अगला है नित्यवादी। नित्यवादी क्या है? नित्यवादी बाद में जाकर आजीवक संप्रदाय में विलीन होता है। ये भी नित्यवादी भी आजीवक संप्रदाय में ही विलीन होता है। लिखिएगा, ये बताते हैं कि जीवन 7 तत्वों से मिलकर बना है। 7 तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, कौन कौन से 7 तत्व हैं वो लिख लीजिएगा, पृथ्वी, जल, अग्नि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आकाश, सुख, दुख, सुख दुख बीच में वो ऐसे कर दीजिएगा, और आत्मा। ठीक है, लिखिएगा, इस विचार से सुख दुख के बाद सर? आत्मा। ठीक है, आगे लिखिए, इस विचार से वैशेषिक दर्शन का विकास हुआ।
ठीक है, इस विचार से वैशेषिक दर्शन का विकास हुआ। ठीक है, एक और है। अच्छा, लास्ट में जाके ये आजीवक संप्रदाय में ही विलीन हो गया था, है ना। संशयवादी, संशयवादी लिखिएगा। संशयवादी है, अनिश्चयवादी है, संदेहवादी है, संदेहवादी है। ठीक है, ये क्या है भाई? इसमें लिख लीजिएगा, इसके अनुसार जीवन संबंधी किसी भी प्रश्न का, इसके अनुसार जीवन संबंधी किसी भी प्रश्न का कोई सही उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, जीवन संबंधी किसी भी प्रश्न का कोई सही उत्तर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, एक शिशुनाग वंश है, शिशुनाग वंश मगध साम्राज्य का है ना, मगध साम्राज्य से संबंधित है। बात का सर। हाँ, तो शिशुनाग वंश का संस्थापक है शिशुनाग। महावंश टीका है, महावंश टीका में बताया गया है वो जो शिशुनाग है वो लिच्छवी राजा के वैश्या पत्नी का पुत्र था। ठीक है, लेकिन उन्हीं शिशुनाग के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने मगध की सीमा को मालवा तक पहुंचाया ही नहीं था, बल्कि मालवा से होते हुए जो व्यापारिक मार्ग गुजर रहा था, उन्होंने मगध के बीच एक वैदेशिक व्यापार का एक उन्होंने अच्छा खासा जरिया उपलब्ध करवाया। शिशुनाग ही था। शिशुनाग ने क्या किया, गिरिव्रज पहले राजधानी हुआ करती थी, इसने वैशाली को फिर राजधानी बनाया। शिशुनाग ही था, है ना। इन्हीं के बारे में कहा जाता है। अवंती राज्य को भी जीतकर सर मगध में मिलाए थे ये। हाँ, इसमें एक नाम और आता है कालाशोक का। कालाशोक सब बहुत संगीत हर्यक वंशी शासक है ना, और इसे काकवर्ण कहा गया है। काकवर्ण, काकवर्ण कहा गया है इसको, पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी। फिर आता है एक नंदवंश। नंदवंश जिसमें बताया क्या जाता है कि नंदवंश का जो संस्थापक है, नंदवंश का पद बनाने पुराणों में, पुराण के अनुसार बताया गया है महापद्म नंद को, महापद्म नंद को बताया गया। लेकिन महाबोधि वंश में देखा जाए, महाबोधि वंश के अनुसार देखा जाए, वंश के अनुसार देखा जाए तो नंद वंश का संस्थापक उग्रसेन था। इस वंशावली में 9 शासक थे। टोटल कितने शासक हुए इसमें? 9 शासक हुए। अब इन सभी 9 शासकों के नाते इस वंश को कहा जाता है नवनंद शासक, नवनंद वंश, नवनंद वंश कहा जाता है इसे। ठीक है, जो महापद्म नंद है, महापद्म नंद है, इसने कई सारी उपाधियां धारण की शासन चलाने के लिए। इसने जैसे एक उपाधि धारण की थी कली का अंश, कली का अंश, कली का अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, इसने ये भी उपाधि धारण की, है ना, इसने ये भी उपाधि धारण की। दूसरे परशुराम का अवतार, खुद को इसने दूसरे परशुराम का अवतार माना, और इसने एक राट की भी उपाधि धारण की, है ना। इसके समय में इसने भी क्या किया था, कलिंग विजय की थी। इसके कलिंग विजय का उल्लेख हमको कहाँ देखने को मिलेगा?
इसके कलिंग विजय का उल्लेख हमको देखने को मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है भाई? हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का, खारवेल का। ठीक है। और ऐसा बताया भी जाता है इसने कलिंग क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था को भी बढ़ावा दिया था, है ना, कृषि व्यवस्था को मजबूत किया था इसने, ठीक है ना। इसी वंश का एक अंतिम शासक है, नाम है धनानंद, जिसका नाम धनानंद के बारे में कहा जाता है जैसे यूनानी लेखक हैं, तो धनानंद को यूनानी लेखक किस नाम से बुलाते हैं? धनानंद को यूनानी लेखक बोलते हैं अग्रमीज, अग्रमीज बोलते हैं। अग्रमीज का क्या मतलब है? अग्रमीज का मतलब है उग्रसेन का पुत्र, ठीक है। एक चीज और याद रखना है, महापद्म नंद है ना, इनके एक मित्र हैं जिन्होंने एक व्याकरण ग्रंथ की रचना भी की, पाणिनि क्या बुलाते थे धनानंद? पाणिनि, ठीक है। महापद्म नंद के मित्र हैं पाणिनि, जिन्होंने एक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। अष्टाध्यायी ना सर? अष्टाध्यायी, हाँ, ठीक है। अच्छा, नंद वंश के जो शासक थे ना, ये कौन से धर्म का पोषण करते थे? जैन मत के पोषक थे ये। इसी समय में दो लोग हुए, धनानंद के समय में दो लोग हुए, एक नाम है शकटाल और एक है स्थूलभद्र। ये दोनों लोग धनानंद के समय वाले हैं, ठीक है, ठीक है भाई। हो गया। मौर्य युग ने पहली बार ऐसा कुछ किया था जो इससे पहले कुछ घटित नहीं हुआ। जैसे मौर्य युग ने क्या दिया हमको? राजनीतिक समानता। मौर्य युग ने हमको क्या दिया? राजनीतिक समानता दी। हालांकि राजनीतिक एकता का सूत्रपात हुआ था कब? सिकंदर के आक्रमण के बाद। सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव के रूप में हमें क्या मिला था? राजनीतिक एकता मिल चुकी थी, है ना। यहीं से वो तो सिर्फ उत्तर भारत में मिला था सर। हाँ, इधर यहीं ही से मिला था, मोरे साइड में। ध्यान रखिए, इतिहास को लिखना अब से क्या हुआ? इस समय से इतिहास लिखना और भी आसान हो गया। इतिहास लिखना आसान हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें ये पता है कि इस समय से जो भी इतिहास लिखे गए वो तिथि क्रम में, ठीक है, तिथि क्रम में लिखे गए, और जो भी उनके स्रोत रहे, जो सोर्सेस रहे ना, वो बहुत ही सटीक टाइप में रहे, ठीक है। इस समय हमको स्रोत क्या क्या मिलते हैं? स्वदेशी तो मिलते ही हैं, विदेशी भी मिलते हैं। स्वदेशी के साथ साथ विदेशी स्रोत भी हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा खासा एरिया इन्होंने कवर कर रखा था। मौर्यन डायनेस्टी, है ना। स्रोत दो प्रकार के हैं, इनके स्रोत कैसे हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो है साहित्यिक और एक है प्राकृतिक, सॉरी क्या हो, पुरातात्विक, सॉरी, ठीक है, पुरातात्विक। साहित्यिक में क्या आएगा? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, इंडिका, बौद्ध साहित्य, पुराण, ये क्या है? ये साहित्यिक स्रोत हैं। लेकिन अगर पुरातात्विक स्रोतों के बारे में देखा जाएगा तो इसमें अशोक के अभिलेख, शिलालेख इसमें देखे जा सकते हैं, वस्तुओं के अवशेष भी देखे जा सकते हैं सोर्स के रूप में। चांदी है, तांबे के छेद किए हुए जो सिक्के हैं, इन सबको भी देख सकते हैं, ठीक है ना। कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, ठीक है, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, मेगस्थनीज की इंडिका, बाकी बौद्ध साहित्य और पुराण,
ये सब साहित्यिक स्रोत हैं मौर्य साम्राज्य के। ठीक है, ठीक है। तो धार्मिक साहित्य में जैसे अगर देखना चाहें इसके धार्मिक महाभारत हो साहित्य, सकता है। इसके धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण, जैन, बौद्ध साहित्य है ना, ब्राह्मण, जैन और बौद्ध साहित्य। ठीक है, इसमें से जो ब्राह्मण साहित्य है उसमें पुराण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और पुराणों में एक नाम है विष्णु पुराण। ठीक है, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में चंद्रगुप्त को निम्न कुल का बताया गया। ठीक है ना, निम्न कुल का बताया गया है चंद्रगुप्त। ठीक है ना। बौद्ध साहित्य की अगर मानी जाए, बौद्ध साहित्य हैं, अनुश्रुतियां हैं, इसमें तत्कालीन समाज और साथ में मौर्य प्रशासन के संदर्भ में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, बौद्ध साहित्य और अनुश्रुतियां जो रही हैं, ठीक है ना, इन सब में। अब बौद्ध ग्रंथ में कौन कौन से भाई? दीपवंश, महावंश, महावंश का अशोक टीका, वादना। महावंश का टीका है ना, महाबोधि वंश, महाबोधि वंश, दिव्यावदान, ये बौद्ध साहित्य में आएंगे। फिर एक अशोका बदान भी है। दीपवंश के बारे में क्या, दीपवंश से क्या हम जानकारी मिलती है? दीपवंश से हमें श्रीलंका में अशोक के द्वारा किए गए बौद्ध धर्म के प्रसार की जानकारी मिलती है ना। अशोक के द्वारा श्रीलंका में किए गए बौद्ध धर्म के प्रसार की जानकारी मिलती है दीपवंश से, है ना। दीपवंश और महावंश जो साहित्य है ना, बौद्ध साहित्य है, ये श्रीलंका से संबंधित है। ये दोनों चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है ना। श्रीलंका से संबंधित का मतलब है श्रीलंका के बारे में जानकारियां देते हैं। ठीक है ना। जैन ग्रंथों की बात करें, जैन ग्रंथों की बात की जाए तो इसमें क्या ऐसा है? देखिए, इसमें जो जैन ग्रंथ हैं इनमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटना का उल्लेख है। जैन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाओं का उल्लेख है। ठीक है, एक है, मतलब जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक, दोनों जो है सो मौर्य वंश का पूरा विवरण प्रस्तुत है। हाँ, एक है कल्पसूत्र। ठीक है, कल्पसूत्र किसकी रचना है? हम्म, ठीक है, तो इसके लेखक हैं भद्रबाहु। एक दूसरी है, दूसरा जैन साहित्य है जिसका नाम है परिशिष्ट परवन। परिशिष्ट परवन, इसके लेखक कौन है? रचनाकार हेमचंद। ठीक है, अब आएगा धर्मेत्तर साहित्य। एक तो धार्मिक साहित्य हो गया भाई, एक है धर्मेत्तर साहित्य, धर्म से इतर। उसमें कौन कौन सा आएगा? अर्थशास्त्र आ जाएगा, कौटिल्य का, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस आ जाएगा, है ना, मेगस्थनीज की इंडिका भी आ जाएगी। तो उसको गैर ब्राह्मण भी बोल सकते हैं क्या? नहीं का है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, फिर कौटिल्य हमको का दवाई खाना अर्थशास्त्र है, ध्यान रखिएगा। धर्मोत्तर साहित्य में अर्थशास्त्र कौटिल्य का है,
मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किसका है? विषाद विषाद। दत्त। ठीक है। महाभाष्य, महाभाष्य पतंजलि। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया सवाल है। राजतरंगिणी यूपी पीसीएस में भी पूछा कलहन। गया, यूपी पीसीएस बीपीएससी में भी मेरे ख्याल से पूछा गया इसके बारे में, और यूपीएससी में भी रहा है क्वेश्चन ये। राजतरंगिणी किसकी है? कल्हड़ की है। कलहड़। एक है बृहत कथा मंजरी, ये भी पूछा गया है, बृहत कथा मंजरी है। ये किसकी है? क्षेमेंद्र की, क्षेमेंद्र की है बृहत कथा मंजरी, है ना। बाकी इंडिका है, इंडिका किसकी है? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज है कौन? राजदूत था सर, सेल्कस निकेटस का। सेल्कस निकेटस। निकेटर का, है ना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किन किन चीजों का जिक्र किया गया है? खास तौर पे शासन व्यवस्था। राजनीतिक, शासनिक राजनीतिक का। हाँ, ओके। मौर्यकालीन, चंद्रगुप्त मौर्यकालीन नहीं बात है, मौर्यकालीन राजनीति, है ना। लोक प्रशासन, लोक प्रशासन, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, इन सब की जानकारी हमको मिलती है। ठीक है। अर्थशास्त्र को हिंदी में, सॉरी अंग्रेजी में भी अर्थशास्त्र ही लिखते हैं, इकोनॉमिक्स नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, समझ में आया? जी सर। ओके, तो ये हमें ध्यान भी रखना है। ठीक है। अर्थशास्त्र में फिलहाल बहुत सारी चीजें हैं। ये हो गया। बात थोड़ा कौटिल्य की कर ही ली जाए, है ना, क्योंकि ये मेन कैरेक्टर यही रहेंगे। चाणक्य को क्या क्या बोला जाता है? चाणक्य विष्णुगुप्त। कौटिल्य बोलते हैं, विष्णुगुप्त कहते हैं। चाणक्य के पुत्र होने के नाते उनको कहा जाता है चाणक्य, है ना। और अर्थशास्त्री भी थे। कूटनीतिक था उनका, तो इसलिए वो कौटिल्य बने, और सामले थे। ठीक है, याद रखिएगा। इनके शिक्षा दीक्षा के बारे में बात की जाए तो इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है तक्षशिला विश्वविद्यालय में, वहीं पर बाद में अध्यापक भी बन गए। इन्होंने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर नंद वंश का उन्मूलन करके मगध में मौर्य वंश की नींव रखी थी। ठीक है। इनकी जो रचना अर्थशास्त्र है, इसमें क्या क्या बताया गया है? इसमें राज व्यवस्था के बारे में बताया गया, शतगुप्तांक बताया गया, राजा का 7 मित्र। राज व्यवस्था के बारे में बताया गया, कृषि बताई गई, न्याय बताया गया, राजनीति बताई गई, है ना। इन सब बातों पर का जिक्र है। इसमें सप्तांग सिद्धांत बताए गए, है ना। इसी में शासन के सिद्धांत भी बताए गए। ठीक है। इन्होंने जो सप्तांग बताए वो कौन कौन से थे? सर एक राज्य, मित्र, सैन्य। सप्तांग में एक है राजा, या फिर जिसको हम स्वामी भी बोल सकते हैं। ठीक है। एक है मंत्री, जिसको हम अमात्य भी कह सकते हैं, अमात्य भी कह सकते हैं। तीसरा है जनपद, उसके बाद है दुर्ग, उसके बाद है कोष, उसके बाद है दंड, दंड या जिसको सेना भी कह सकते हैं। फिर है मित्र। इनके क्रम हैं, क्रम के रूप में भी आपको पता होना चाहिए।
छठे नंबर पे कौन है, सातवें नंबर पे कौन है, पांचवा नंबर कौन है वगैरह। ठीक है ना, ठीक है भाई, ये हमें याद रखना है। चलिए, अच्छा विदेशी स्रोतों में क्या क्या बताए थे हम आपको, इंडिका के बारे में, इंडिका को सर विदेशी स्रोत के रूप में ले सकते हैं ना। तो विदेशी विवरण में एक नाम है आपका इंडिका, मेगस्थनीज की रचना है। ठीक है, ये राजदूत बन के आया हुआ था, किसका राजदूत था भाई, यूनानी राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, है ना, और युद्ध संधि के रूप में आया हुआ था, पता है ना, जब इसे चंद्रगुप्त मौर्य हराए ना, तब। इंडिका में क्या बताया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था, सैन्य संचालन, राज्य की आर्थिक सामाजिक स्थिति का गहन अध्ययन हुआ है इंडिका में भाई। इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की भी जानकारी मिलती है, पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, ये नगर प्रशासन की जानकारी मिलती है, इसमें क्या क्या होगा, हुँ? अरे बताया गया है ना, 30 सदस्यों की समिति से 6 समितियों द्वारा। एक में 5-5। इसके अलावा और भी हैं विदेशी, स्ट्रैबो, स्ट्रैबो हैं, प्लिनी हैं, प्लूटार्क हैं, डायोडोरस हैं, डायोडोरस हैं, प्लूटार्क हैं, एरियन हैं, जस्टिन हैं, ये सब कौन हैं, विदेशी सर। यूनानी लेखक हैं, ये सब यूनानी लेखक हैं। इसके अलावा हाहियान ह्वेनसांग के विवरण भी इस बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, इसके अलावा पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या आएंगे, सर सिक्का, अभिलेख, तात्विक स्रोत, इसमें अशोक के अभिलेख आ जाएंगे, अशोक के अभिलेख आ जाएंगे, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का, है ना, जिसने क्या बताया भाई, मौर्य साम्राज्य के पश्चिमी विस्तार की जानकारी देता है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है ये। ठीक है, रुद्रदामन कौन है, रुद्रदामन है सर शक, जूनागढ़ शक शासक है। ठीक है, इनके अलावा उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड भी, पॉलिश वाले मृदभांड भी जानकारी देते हैं इसे। चांदी और तांबे के जो पंचमार्क, पंचमार्क, ये इतने पुरातात्विक स्रोत हैं। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त की एक रचना है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को एक वृषल बोला गया है, वृषल, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। चंद्रगुप्त को क्या बताया गया है, वृषल, कुलहीन। ठीक है, वैसे एक चीज और याद रखनी, ये नंदराज का पुत्र है, इसके पिता का नाम नंदराज है। ठीक है, सर लेकिन इनकी जाति और माता पिता तो डिफाइन नहीं कर पाए ना कोई ठीक है। अलग अलग स्रोतों में अलग अलग चीजें हैं, तो इसलिए नहीं हो पाया है। आपको बताया ना, उस समय जो मगध साम्राज्य था, वहाँ का जो समाज था वो कैसा था, हमने बताया था आपको,
मगध के उत्कर्ष में एक प्रमुख भूमिका निभाने में उसका प्रमुख योगदान रहा है अ, मगध के समाज का, मगध की सामाजिक व्यवस्था का, है ना? जी सर। जो लेकिन हर सर विवाद खुला वाला मिला क्वेश्चन, समाज हो, जहाँ पे कोई वर्ण व्यवस्था जैसी कोई स्थिति भी ना देखने को मिले, वहाँ पर भी ऐसा कुछ हो सकता है कि पहचानने में भी समस्या हो जाए कौन सी बिरादरी है, कौन सी जाति है ना? अच्छा, एक क्षेमेंद्र की है बृहत कथा मंजरी, बृहत इसमें कथा मंजरी एक है, और एक है कथा सरित सागर, कथा सरित सागर। ये किसकी रचना है? ये है सोमदेव की रचना, सोमदेव की रचना है। इसमें क्या बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को? इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है, ठीक है, शूद्र बताया गया है। एक महाबोधि वंश के बारे में क्या बताए थे हम? जो महाबोधि वंश है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार से संबंधित है, गुप्त के दरबार से संबंधित है। एक नाम है विलियम जोन्स, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? सैंड्रोकोट। चंद्रकोटस। सैंड्रोकोट्स। और नाम है एरियन और प्लूटार्क। इन्होंने क्या कहा था? एंड्रोकोटस, एंड्रो एंड्रोकोटस। एंड्रोकोट्स, ठीक है। यही इसमें एक है जस्टिन भी, जस्टिन के बारे में भी बात किए हैं। जस्टिन ने क्या बताया है? जस्टिन ने कहा कि सैंड्रोकोट्स, सैंड्रोकोट्स मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की मुलाकात हुई थी। मतलब सैंड्रोकोट्स और चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी, सैंड्रोकोट्स और सिकंदर की मुलाकात का उल्लेख किसने किया है? तो जस्टिन महोदय ने किया है, ठीक है ना? किसका किसका बोल रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक चीज याद रखना, भारत का पहला एक ऐसा ऐतिहासिक सम्राट हुआ था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन ही नहीं स्थापित किया, तो शासन स्थापित तो किया था जो कि ब्रिटिश साम्राज्य से तो बहुत बड़ा था, साथ ही साथ इसने भारत को राजनीतिक रूप से एकबद्ध भी किया था, ठीक है? बात क्लियर है? चंद्रगुप्त मौर्य का समय देखेंगे, पहले चैप्टर में चलते हैं, ठीक है। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। लगता है वो साधारण कुल का था। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार उसकी माता शूद्र जाति की मुरा नामक स्त्री थी। इसकी माँ कौन थी? ब्राह्मण ग्रंथ परंपरा में बताया गया है शूद्र जाति की थी मुरा, जो नंदों के रनवास में रहती थी। लेकिन एक पुरानी बौद्ध परंपरा से ज्ञात होता है कि नेपाल की तराई से लगे गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे। ऐसा भी पता चलता है। किसमें पता चलता है? बौद्ध परंपराओं में। क्या पता चलता है? कि नेपाल की तराई में लगा गोरखपुर का जो क्षेत्र है वहां पर एक मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे। संभव है कि चंद्रगुप्त इसी वंश का था। संभव है चंद्रगुप्त इसी वंश का था। अपने शासन के अंतिम दिनों में जो नंदों की कमजोरी बदनामी बढ़ती जा रही थी, उसका फायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त ने कौटिल्य नाम से विदित चाणक्य की सहायता से नंद राजवंश का तख्ता पलट दिया और मौर्य वंश का शासन कायम किया। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चले उसका उनकी विस्तृत कथा हमको मिलती है मुद्रा राक्षस में। इसके रचनाकार हैं विशाखदत्त, जिन्होंने 9वीं सदी में इसकी रचना की थी। ये 9वीं सदी भी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक काल में इस विषय पर कई नाटक लिखे गए। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने, जस्टिन बताता है जो कि यूनानी लेखक है, कि चंद्रगुप्त अपनी 6 लाख की फौज के सहारे पूरे भारत को रौंद दिया। जस्टिन का ये कथन है।
ये बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन ये सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। यह इलाका सिंधु नदी के पश्चिम में पड़ता था। ऐसा लगता है कि इस यूनानी वायसराय के साथ हुई लड़ाई में चंद्रगुप्त विजयी रहा। अंत में दोनों के बीच में समझौता हुआ और चंद्रगुप्त ने क्या किया फिर समझौता में भाई 500 हाथी लेकर उसके बदले सेल्यूकस ने उसे पूर्वी अफगानिस्तान दिया, बलूचिस्तान दिया, सिंध का पश्चिमी क्षेत्र भी दे दिया। बाकी शादी भी किया था, इन मेगास्थनीज को भी दिया था। ठीक है, वो सब भी बातें हैं। मतलब चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया जिसमें पूरे बिहार, उड़ीसा, बंगाल के बड़े भागों के अलावा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन भी इसमें शामिल थे। मौर्यों का शासन केवल तमिलनाडु को और पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों को छोड़कर सारे भारतीय उपमहादेश में छा गया था। उत्तर पश्चिम में तो मौर्यों का आधिपत्य कई ऐसे भी इलाकों पर था जो ब्रिटिश साम्राज्य में भी शामिल नहीं थे। मौर्यों ने बड़ा ही विस्तृत प्रशासन तंत्र स्थापित किया। इसकी झलक हमें मेगास्थनीज की इंडिका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। उसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहता था। उसने न केवल पाटलिपुत्र के अपितु सारे मौर्य साम्राज्य के शासन का विवरण लिख छोड़ा। उसका ये विवरण पूरा नहीं बच पाया, परंतु उससे लिए गए उद्धरण कई परवर्ती यूनानी लेखकों की पुस्तकों में आए हुए हैं। ठीक है ना। इन सारे टुकड़ों को इकट्ठा करके पुस्तक के रूप में इंडिका के नाम से प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक से मौर्य काल के प्रशासन, इंडिका में क्या क्या चीज़ें हैं, मौर्य काल का प्रशासन है, समाज है, सामाजिक व्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। ठीक है। मेगास्थनीज के इस विवरण को कौटिल्य के अर्थशास्त्र से परिपूरित किया जा सकता है। ओके, ध्यान रखिए। यद्यपि अर्थशास्त्र को अंतिम रूप मौर्य शासन के कई सदियों के बाद दिया गया, फिर भी इसके कुछ खंडों में आई बातें यथार्थ हैं। ध्यान रखना भाई। मौर्य प्रशासन और अर्थव्यवस्था के बारे में प्रामाणिक जानकारी देती इन दोनों स्रोतों के आधार पर हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन तंत्र का खाका खींच सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य स्वेच्छाचारी शासक था। सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखे हुए था। ये बात भी याद रखने की। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा का आदर्श क्या होता है, उच्च होता है। उसका कथन है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। चंद्रगुप्त मौर्य का कहना है प्रजा के दुख में ही उसका दुख है। परंतु हमें मालूम नहीं कि राजा ने इस आदर्श का पालन कहाँ तक किया। मेगास्थनीज के अनुसार राजा की सहायता करने के लिए परिषद गठित थी। मेगास्थनीज बताते हैं कि इनकी सहायता करने के लिए कौन है, एक परिषद है। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग इसके सदस्य थे। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि राजा इस परिषद की सलाह मानने को बाध्य था। ठीक है, मतलब इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। परंतु ऊंचे अधिकारियों का चयन इस परिषद के सदस्यों में से ही किया जाता था। साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था। कई सारे प्रांत थे ना। पूरा साम्राज्य जो मौर्य साम्राज्य था, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, ऐसे था ना। अनेक प्रांत कौन कौन से थे? उत्तरापथ, इसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला। दक्षिणापथ, इसकी राजधानी क्या है? सुवर्णगिरी, है ना। कलिंग की राजधानी क्या है? तोसली। फिर अवंती रठ की राजधानी क्या है? उज्जैनी। और एक बचा है प्राच्य या पूर्वी प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। ये 5 थे टोटल। ये 5 प्रांत थे। चलिए, कई सारे प्रांत थे, ये बात याद रखना। हर एक प्रांत एक एक राजकुमार के जिम्मे लगा हुआ था। राजकुमार कौन है? राजवंश की किसी संतान को बनाया जाता था, है ना। राजकुमार सबको नहीं बनाया जाता था। राजवंश की कोई एक संतान होती थी, वो राजकुमार होता था। प्रांत भी छोटी छोटी इकाइयों में बटे थे। ग्रामांचल और नगरांचल, ये क्या थे?
दोनों के प्रशासन की व्यवस्था थी। ग्रामांचल का मतलब क्या हुआ? ग्रामीण प्रशासन। नगरांचल का मतलब क्या हुआ? नगरीय प्रशासन। उत्खननों से पता चलता है कि बहुत सारे बड़े बड़े नगर मौर्य काल के हैं। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी, तक्षशिला, ये सब क्या है? चोटी के नगर हैं। मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थी। अभी हमने बताई है 6 समितियों के बारे में, जो कि 30 सदस्यीय होती थी, मतलब प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां क्या करती थी? सफाई का काम करती थी, विदेशियों की रक्षा करती थी, जन्म मृत्यु का लेखा जोखा करती थी, बाटों मापों का नियमन देखती थी, मतलब अन्य और भी कार्य करती थी ये समितियां। इसमें से ये जो जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा करती थी, जिसको हम जनगणना समिति भी बोलते हैं, इसको जनगणना समिति भी कहा जाता है, ये कौन से नंबर की समिति थी? तीसरी समिति थी, ये तीसरे नंबर वाली समिति थी। ठीक है। और इसमें से ये बाट और माप का जो नियमन करने वाली है वो 6वीं समिति थी। बिक्री का मामला, व्यापार का मामला देखती थी, बिक्री कर वसूलने का काम करती थी। और इस समय जो बिक्री कर वसूला जाता था वो कौन सा हिस्सा होता था व्यापार का? यही होता था व्यापार का 10वां हिस्सा। ठीक है ना? व्यापार का कौन सा हिस्सा था? 10वां हिस्सा था। मौर्य काल के कई प्रकार के बाट बिहार में विभिन्न स्थानों में पाए गए हैं। इन सबों के अलावा केंद्रीय शासन के राज्य के 2 दर्जन से अधिक विभाग थे, जो कम से कम राजधानी के निकटवर्ती क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक गतिविधि पर नियंत्रण रखते थे। चंद्रगुप्त के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी विशाल सेना। प्लिनी बताता है, जो कि एक यूनानी लेखक है, ये कहता है कि इस चंद्रगुप्त की सेना 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी। कौन बता रहा है? ये प्लिनी का कथन है। दूसरे स्रोत में बताया गया है कि मौर्यों के पास 8,000 अश्वचालित रथ थे। इनके अलावा लगता है कि मौर्यों के पास नौसेना भी थी, ऐसा भी माना जाता है। मेगस्थनीज के क्या बताया है? मेगस्थनीज बताया कि सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में विभक्त थी। वही ऊपर वाली बात थी भाई। लगता है कि पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, नाव सवारी सेना की इन 6 अंगों में से हर एक का प्रबंध एक एक समिति को सौंपा गया था। ठीक है। इंडिका में बताया गया नगर प्रशासन का मामला अलग है, जो 6 समितियां, 30 सदस्यीय 6 समितियां कर रही थी। लेकिन यहाँ पर सैनिक प्रशासन की बात है, और सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारी वाली समिति परिषद थी। इसके 5-5 सदस्यों की 6 समिति बनाई गई थी। और वो जो समितियां थी वो क्या करती थी भाई? कोई पैदल सेना को देख रही थी, तो कोई घुड़सवार सेना को देखती थी, कोई हाथी सेना को, कोई रथ सेना को, कोई नाव सेना को, किसी सेना को देखती थी। ठीक है। मौर्य सेना नंद सेना से लगभग तिगुनी थी। राज्य क्षेत्र आय स्रोतों में बहुत अधिक वृद्धि होने की बदौलत ही ऐसा हुआ होगा। इतनी बड़ी सेना रखने का मतलब है उतना राजस्व रहा होगा सरकार के पास, है ना, राजा के पास, तभी उसने ऐसा कोई कदम उठाया था। ठीक है। इतनी विशाल सेना पर होने वाले भारी खर्च की पूर्ति चंद्रगुप्त मौर्य कैसे कर पाता था? यदि हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर भरोसा करें तो लगता है कि साम्राज्य की सीमाओं के भीतर होने वाले लगभग सारे आर्थिक कार्यकलाप पर राजकीय नियंत्रण था। अर्थशास्त्र में क्या बताया गया है कि साम्राज्य की सीमाओं के भीतर जो कुछ भी आर्थिक क्रियाकलाप हो रहे थे उस पर राजकीय नियंत्रण था। राज्य ने खेतिहरों, शूद्र मजदूरों की सहायता से पड़ती जमीन तोड़कर कृषि क्षेत्र में बढ़ाया। कृषि क्षेत्र बढ़ने से राज्य को अच्छी खासी आय होने लगी, क्योंकि उस पर नए नए बसाए गए किसानों से अच्छा राजस्व आने लगा। जान पड़ता है किसानों से वसूले गए कर उनकी उपज के चौथे हिस्से के छठे हिस्से तक होते थे। जिन किसानों को सिंचाई सुविधा दी गई उनसे सिंचाई कर वसूला गया। ये थोड़ा देख लेना, किसानों से जो कर लिया गया उपज का कितना हिस्सा था? चौथा से छठवां, मतलब 1/4 से 1/6, है ना। अच्छा, एक चीज और याद रखना, मेगस्थनीज ने इस समय के समाज को 7 वर्गों में बांटा। ठीक है। अच्छा हाँ, समाज को इन्होंने 7 वर्गों में बांटा। समाज के 7 वर्ग मेगस्थनीज के अनुसार कौन कौन से हैं? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक,
मंत्री। ये 7 पद है गुप्तचर समाज को में, ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। रिपीट कर जिन दीजिए, एक बार लिख किसानों को सिंचाई सुविधा दी गई थी उनसे सिंचाई कर वसूले गए। इसके अलावा आपातकाल में किसानों को अधिक उपजाने के लिए बाध्य किया जाता था। मतलब टैक्स तो लिए जाते थे, लेकिन अगर सामान्य स्थिति में टैक्स लिए ही जाते थे, लेकिन अगर कोई ऐसी आपात वाली स्थिति होती थी तो उस समय किसानों पर यह दबाव बनाया जाता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें। नगरों में बिक्री के लिए जो माल लाए जाते थे उन पर प्रवेश द्वार पर ही चुंगी ले ली जाती थी। खान, मद्य की बिक्री, हथियारों का निर्माण आदि पर राज्य का एकाधिकार था। इन सबों से अवश्य ही राज्य को समृद्ध होता था। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने सुसंगठित प्रशासन तंत्र कायम किया और उसे ठोस वित्तीय आधार प्रदान किया था। ठीक है। जब इनका राज्यारोहण हुआ तो राज्यारोहण ऐसे आसानी से मिला नहीं था। पहले पहले तो इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने मगध पर आक्रमण कर दिया था। मगध पर आक्रमण इन्होंने पहले किया था, लेकिन क्या हुआ, हार गए। 322 में जाकर इन्होंने पंजाब पर आक्रमण किया। पंजाब पर बोले या फिर बोले भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर इन्होंने आक्रमण किया और वहां पर इन्होंने एक क्षेत्र है, नाम है उसका पंजाब, और दूसरा है सिंध। पंजाब पर आक्रमण किया और पंजाब पर आक्रमण करके इस पर विजय प्राप्त कर ली। थोड़ी सी ताकत जुटाई इसने, कुछ राजा भी थे जो इसका साथ भी दे रहे थे। फिर से क्या हुआ, 321 में आकर मगध पर फिर से आक्रमण किया, मगध पर आक्रमण हुआ, लेकिन इस बार की योजना फेल नहीं होने वाली थी। फिलिप जो है पंजाब का यूनानी गवर्नर था, ठीक है, इसको इसने पराजित किया। मतलब पंजाब को जब जीत गया, इसे पराजित करके हत्या भी कर दी थी फिलिप की। तब इसने मगध पर आक्रमण किया 321 में जाके, और मगध पर आक्रमण करके धनानंद को क्या कर दिया, इसने हरा दिया। मगध पर सत्ता स्थापित हो गई किसकी, मौर्यों की, है ना। ये हमें याद रखना है। और इसके अलावा हाँ, फिर इन्होंने क्या किया, 305 में जाकर इन्होंने सिकंदर आक्रमण किया, और क्या नाम उनका, जो सेल्यूकस निकेटर हैं, सिकंदर के सेनापति, है ना, सीरिया के शासक। सीरिया के शासक भी हैं सेल्यूकस, सीरिया के शासक भी हैं, और सिकंदर के क्या हैं, सेनापति हैं। ये दोनों चीजें हैं। 305 में इन पर आक्रमण किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इनको पराजित भी किया, है ना। जितने भी क्षेत्र थे उन सब पे इन्होंने विजय प्राप्त कर ली सेल्यूकस निकेटर को हराकर, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, जो युद्ध हुआ था, इनका युद्ध कहाँ हुआ था, दोनों का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था सिंधु नदी के किनारे। युद्ध किनका किनका इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ। पराजित होने के साथ साथ दोनों में संधियां हुई। जो संधि हुई थी उसमें हमने बताया, संधि की शर्त के अनुसार हेलेना से शादी करी चंद्रगुप्त मौर्य ने। हेलेना कौन है, सेल्यूकस की बेटी है, पुत्री हैं। हेलेना से विवाह हुआ। इस हेलेना को एक और नाम दिया जाता है, कार्नेलिया। कार्नेलिया नाम दिया जाता है इनको, हेलेना को कार्नेलिया नाम दे दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सेल्यूकस ने 4 प्रांत भी दिए। वो 4 प्रांत कौन थे, अफगानिस्तान का हेरात, कंधार, हेरात है। हेरात के बाद क्या है, हेरात को एरिया भी बोलते हैं। आर्कोशिया, आर्कोशिया जिसको हम बोलते हैं कंधार, कंधार बोलते हैं। एक है परोपनीपदी, परोपनीपदी जिसको बोलते हैं काबुल, काबुल है। और एक है
जेड्रोसिया, जिसको आज हम बोलते हैं बलूचिस्तान। सर आर ये कोसिया को क्या लिखे सर ब्रैकेट में? इसके सबका अलावा दोनों नाम याद रखना पड़ेगा। ये तो सब हो गया। अभी राजनयिक संबंध भी स्थापित रखने हैं। राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक दार्शनिक की मांग कर ली। राजदूत टाइप का व्यक्ति है जिसका नाम है, क्या नाम था, मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका जैसी किताब की रचना भी करी। मेगास्थनीज को इनके दरबार में रखा गया, चंद्रगुप्त के दरबार में, ठीक ना। बदले में इन्होंने भी कुछ दिया था क्या, ठीक है, ये बात याद रखना। राजकिलम खेल खेल रहा था, विंध्याचल के जंगल में पहली भेंट हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की चाणक्य के साथ। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 करसापण में खरीदा था, ठीक है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 करसापण में खरीदा था। शिक्षा दीक्षा के लिए उन्होंने तक्षशिला भेज दिया, ठीक है, मगध पर ये हार ही गए थे बेचारे। ठीक है। अच्छा, एक महास्थान लेख है। महास्थान लेख क्या है भाई, किसके बारे में जानकारी देता है महास्थान लेख? सोहगौरा लेख, सोहगौरा लेख, महास्थान लेख। एक है अहनानूर, अहनानूरू, अहनानूरू और परनार। ये सब किसके बारे में जानकारी देते? एक है महाभाष्य भी। ये सब ना मौर्य वंश की जानकारी देते हैं, मौर्यों के बारे में जानकारी देते हैं, मौर्य वंश की जानकारी देते हैं लोग। ये सब के सब महास्थान लेख है। सोहगौरा, सोहगौरा लेख जो है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही है, ये बात भी याद रखनी है। सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य का ही है ये, ठीक है। विष्णु पुराण के बारे में बताए थे। एक और है कल्पसूत्र भी है इनके स्रोत में। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र बौद्ध ग्रंथ है ना, कल्प, यस सर, नहीं जैन, कल्पसूत्र जैन ग्रंथ है। हाँ, ये जैन भी, है सर, भद्रवाह। हाँ, ये भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। दिव्यावदान, दिव्यावदान है। मिलिंद पन्हो है, मिलिंद पन्हो भी है। ये सब भी देते हैं जानकारी मौर्य के बारे में, ठीक है ना। और जो मुद्रा राक्षस है ना विशाखदत्त की, उसमें ये बताया गया है कि चंद्रगुप्त ने, सॉरी, मुद्रा राक्षस में कौटिल्य की उन योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिन योजनाओं के बलबूते चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मिलकर नंद वंश को उखाड़ फेंका था, ठीक है। बाकी अशोक के अभिलेख भी स्रोत हैं, इसलिए उसके बारे में नहीं लिखवाया क्योंकि वो अशोक का अभिलेख है भाई। अशोक खुद मौर्यकालीन शासक है, तो अशोक मौर्यकालीन शासक है तो मौर्यकालीन जानकारी जरूर प्रदान करेगा, है ना, इसलिए उसके बारे में नहीं लिखवाए हैं। तो आप उसको ध्यान में रखेंगे अपने, ठीक है। एक चीज और इसमें याद रख सकते हैं हम लोग, इन्होंने जो कौटिल्य ने वो लिखा था अपना अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र में ना, अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 15 अधिकरण है। अधिकरण मतलब चैप्टर, अध्याय हैं। 15 अध्याय हैं और इसमें 6000 श्लोक हैं भाई, 6000 श्लोक हैं इसमें, ठीक है। और एक नाम है डॉक्टर श्याम शास्त्री, डॉक्टर श्याम शास्त्री नाम है इनका। इन्होंने 1905 में पहली बार, 1905 में पहली बार क्या किया, इन्होंने मैसूर संग्रहालय से इन्होंने इसको खोजा था। फिर 1906 से लेकर 1909 के बीच में इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी अनुवाद किया। अर्थशास्त्र का अंग्रेजी अनुवाद किया किसने, डॉक्टर श्याम शास्त्री ने ही, 1906 से 1909 के बीच में। और नाम क्या रखा, इंडियन एंटीक्वेरी और मैसूर रिव्यू। इन दो नामों से इन्होंने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया।
कब किया है? 1906 से 1909 के बीच में। शैली कैसी रही जो जिसमें इन्होंने अनुवाद किया है? तो तो मैसूर के बाद क्या लिखे? ये जो अर्थशास्त्र है ना, इसकी शैली कैसी रही है? शैली के बारे में अगर जानना चाहें तो इसकी शैली रही है उपदेशात्मक। उपदेशा आधत्ता होगा ना, उपदेशात्मक है। और कैसा है? सलाहात्मक भी है। सलाहात्मक भी है। उपदेशात्मक है, सलाहात्मक भी है। ठीक है, अर्थशास्त्र के बारे में इतनी जानकारी हमको होनी चाहिए। नाम है डॉक्टर स्वानबेग, सॉरी स्वानबेग नाम है, स्वान नहीं स्वानबेग है। डॉक्टर स्वानबेग हैं। इनका नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई इंडिका मूल रूप से हमें उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसके कुछ उद्धरण रहे हैं जो उपलब्ध रहे, बाकी उसके अलावा हमने कल आपको एरियन, स्ट्राबो, प्लूटार्क, प्लिनी, जस्टिन, डायडोरस के बारे में, इन सब के बारे में हमने आपको पिछली क्लास में बता रखा था। इन सब के कुछ ग्रंथ रहे हैं, उन सब से कुछ जानकारियां मिलती हैं। उन सभी उद्धरणों को इकट्ठा करने का काम किया था डॉक्टर स्वानबेग ने। मतलब ये कह सकते हैं यूनानी उद्धरण जो मौर्य वंश से संबंधित है, मौर्य काल की जानकारी से संबंधित स्रोत हैं, उन सबको इकट्ठा करने का काम किया था डॉक्टर स्वानबेग ने। पहली बार किया था 1846 में, और सिर्फ संग्रहित ही नहीं किया इन्होंने उसका प्रकाशन भी किया था। एक चीज और याद रखना, इन्होंने जो प्रकाशन किया है किताबों का मिला जुला के, उसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया। अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ है? वो हुआ है 1891 में। किसके द्वारा किया गया? मैक्रेंडल के द्वारा, सॉरी मैक्रेंडल महोदय के द्वारा इसका अनुवाद किया गया। किसमें किया गया? अंग्रेजी भाषा में। दे देना खाना। इसकी उपाधि कौन कौन सी रही है? चंद्रगुप्त मौर्य की उपाधि पाटलिपुत्र इसकी उपाधि है। उपाधि के रूप में आप प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है, यह भी उपाधि है। भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला नायक भी कहा जाता है। पहला नायक क्यों कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का? मकदूनियाई दासता से इसने भारत को मुक्ति दिलवाई थी भाई, इसलिए कहा जाता है। ठीक है ना? ठीक है, तो मकदूनियाई दासता से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला नायक कहा जाता है। ये भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, सेंड्रोकोट जो नाम है इसका यूज किया है मेगास्थनीज, स्ट्राबो, एरियन और जस्टिन ने। ठीक है, एंड्रोकोप्स भी एक है, एंड्रोकोप्स या एंड्रोकोट्स, ये नाम इन्होंने, इसका नाम है एपियानस और प्लूटार्क ने। ठीक है, सेंड्रोकोप्टस, ये नाम किसने यूज किया था? ये नाम यूज किया है नियार्कस ने। नियार्कस कौन है? सिकंदर की सेना का जल सेनापति था, है ना? अभी तक इन नामों के बारे में हमने क्या जाना था? इन नामों का यूज किन किन क्षेत्र के लोगों ने किया था, है ना? इसके बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो जानकारी मिलती है विलियम जोन्स के द्वारा। उन्होंने क्या किया था? 1793 का समय था। भारत में उस समय कौन था? भारत में कौन था भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना? पुलिस सुधार, प्रशासनिक सुधार के बारे में जाना जाता है, वो था। तो सर विलियम जोन्स ने 1793 में क्या किया? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सामने, मतलब रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में उन्होंने बताया ये जो तीन नाम हैं, सेंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोप्स, ये तीनों के तीनों नाम किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। ठीक है ना? ये बात हमें याद रखनी है।
बाकी आप लोगों को ये पता है कि सबसे पहले इसने पंजाब को विजित किया था, है ना, उत्तर पश्चिमी सीमा पर विजय किया इन्होंने सबसे पहले, है ना। प्रणाम सर। सबसे पहले उत्तर पश्चिमी सीमा पर इसने विजय प्राप्त की, उसमें भी सीमा पर, उत्तर पश्चिमी सीमा मतलब मगध की बात हो रही है, ठीक है। पंजाब और सिंध पर इसने विजय प्राप्त किया। पंजाब पर जिस समय विजय प्राप्त किया वहां पर यूनानी गवर्नर कौन था भाई, याद रखनी है कि पंजाब को जब इसने विजिट किया था तो वहां का यूनानी गवर्नर फिलिप हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद युद्ध हुआ और युद्ध में उसके बाद मगध को विजय किया। मगध विजय के बाद 322 ईसा पूर्व में भारत का सम्राट बनने के बाद सेल्यूकस के साथ भी युद्ध लड़ा, है ना, 303 ईसा पूर्व, 303 302 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध लड़ा, उसमें हराया उसे। संधि हुई दोनों में, पहली संधि रही भारत के इतिहास की पहली अंतरराष्ट्रीय संधि रही है ये। इसमें संधि में क्या क्या बातें हुई, हेलेना से शादी का प्रस्ताव रखा गया, मतलब हेलेना की शादी हुई चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। 4 प्रांत दिए गए सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को। एरिया जिसको हेरात बोलते हैं, अराकोसिया जिसको कंधार बोलते हैं, जड्रोसिया है, मकरान तट जिसको बोलते हैं, जड्रोसिया का नाम जहाँ लिखे हो आप लोग, ठीक है। मकरान तट या बलूचिस्तान ऐसे कर सकते हैं, मकरान तट भी। एक जो पेरिपेनीदाई है जिसको काबुल कहा गया, ये प्राप्त हुआ चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कुछ दिया था उपहार में क्या दिया इन्होंने, 500 हाथी दिए सेल्यूकस को। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा, है ना। सेल्यूकस फिर उसको ना, अब ये बात आती है कि इसके बारे में किसने बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर पूरे भारत को रौंद दिया था। ये कथन हालांकि प्लूटार्क से संबंधित है। महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बू द्वीप का शासक बताया जाता है। और मुद्रा राक्षस में क्या बताया गया, मुद्रा राक्षस में बताया गया चंद्रगुप्त का साम्राज्य चतुः समुद्र पर्यंत था। चंद्रगुप्त का साम्राज्य जो था वो चतुः मतलब जितने समुद्र है ना उनके उस पार तक फैला हुआ था इसका साम्राज्य, ऐसा बताया गया मुद्रा राक्षस में। विशाख दत्त की रचना है ये, है ना। चंद्रगुप्त का अधिकार सौराष्ट्र पर हुआ, जिसकी पुष्टि हमें कहाँ से मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। दक्षिण भारत पर इसने जो विजय प्राप्त की थी, दक्षिण भारत पर जो इसके अधिकार हुए, उसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो संगम कालीन एक ग्रंथ है, कल हमने इसका नाम लिखाया था, आप लोगों को बताया था, आहना नूरू, है ना। ये संगम कालीन ग्रंथ है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब इनके साम्राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक हो गई, अगर इनके साम्राज्य की सीमा देखी जाए तो पश्चिम में हिंदुकुश से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। उत्तर में कश्मीर से लेकर और दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था, ठीक है। यहां तक इनका पूरा क्षेत्र रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य पहला सम्राट था जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी अभी तक में, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। इसका एक महास्थान लेख है, कल हमने बताया था आप लोगों को महास्थान के बारे में। तो महास्थान लेख है, सोहगौरा लेख में ये बात पता चलती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो प्रजा हितैषी थे, प्रजा हितैषी शासक थे। ऐसा पता चलता है कि ये पहला शासक था जिसने अकाल से निपटने के लिए क्या काम किया था भाई, राशनिंग प्रणाली स्थापित की थी, है ना। किसमें मिलता है ये, महास्थान लेख और सोहगौरा लेख से ये बात पता चलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था जिसने क्या किया, अकाल से निपटने के लिए अन्नागार या फिर राशनिंग प्रणाली स्थापित की थी, ठीक है ना। अपने जीवन काल के अंतिम साल में उन्होंने क्या किया, अपने जीवन काल के अंतिम वर्षों में क्या किया इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया। तो जैन धर्म में इनको जो दीक्षा मिली है वो भद्रबाहु से मिली।
और एक चीज और याद रखना, एक नाम है राजा बलि। ये क्या है? जैन ग्रंथ में राजा बलि कथा है, ठीक है। जैन ग्रंथ में राजा बलि कथा है। इसके अनुसार बताया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बेटे सिंहसेन, जिसको बोलते हैं, जिसका नाम बिंदुसार भी है, सिंहसेन भी है, बिंदुसार भी है, उसके लिए उसने राज सिंहासन को त्याग कर भद्रबाहु, अपने गुरु भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए? मैसूर। मैसूर में ही उन्होंने श्रवण बेलगोला एक जगह है, वहां पर उन्होंने क्या किया? संलेखना पद्धति को अपनाया और अपना शरीर त्याग दिया। ओके। बिंदुसार कौन है? बिंदुसार के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं, और बिंदुसार के बारे में यूनानी लेखक जो नाम दिए हैं, अमित्रचेट नाम दिया, अमित्रघात नाम दिया इनको, अमित्रघात इनको नाम दिया, अमित्रखाद नाम दिया, अमित्रखाद नाम दिया है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है भाई शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है, शत्रुओं का नाश करने वाला। ओके, ये बात भी हमें याद रखनी है। जैन ग्रंथ में क्या कहा गया है? अभी हमने उस जैन ग्रंथ में जो कथा है उसका नाम भी हमने लिया था। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है, सिंहसेन कहा गया। जैन ग्रंथ में ही बिंदुसार को दुर्धरा का पुत्र भी बताया गया है, दुर्धरा का पुत्र बताया गया है। इसके इतने सारे नाम हैं। इसके अलावा इसके और भी नाम हैं, जैसे एक नाम मिलता है वायु पुराण में। वायु पुराण में इसको क्या कहा जाता है? सॉरी, वायु पुराण में इसको क्या कहा जाता है? इसे वायु पुराण में कहा गया है भद्रसार। वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। बाकी पुराणों में क्या कहा गया है? बारीसार कहा गया है, बारीसार कहा गया है। सांची का एक अभिलेख है, वहां पर भी बिंदुसार का नाम मिलता है कि बिंदुसार के प्रधानमंत्री कौन थे। तो बिंदुसार के प्रधानमंत्री चाणक्य। कौन है? एक नाम है चाणक्य, प्रधानमंत्री इनके चाणक्य हैं, और चाणक्य के अलावा एक और हैं खल्लटक। खल्लटक दो प्रधानमंत्री थे इनके, ठीक है। इस समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। इस समय तक्षशिला में क्या हुआ? तक्षशिला में विद्रोह हुआ, और उस समय जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तो उस समय वहां पे जो गवर्नर हुआ करता था उसका नाम था सुसीम। सुसीम उस विद्रोह को नहीं दबा सका, इसलिए क्या किया गया? बिंदुसार ने उज्जैन के गवर्नर अशोक को विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेजा, है ना। फिर तक्षशिला में विद्रोह शांत हुआ। अशोक ने शासक बनने से पहले तक्षशिला के विद्रोह को ही नहीं शांत किया था, उसने क्या क्या काम किए थे? अशोक शासक बनने से पहले खस और नेपाल में भी शांति स्थापित की थी, व्यापक अराजकता को समाप्त किया था, ठीक है। अब बिंदुसार की बात आती है। बिंदुसार के दरबार में कुछ राजदूत आए हो जिन पे प्रश्न पूछा भी गया है। बिंदुसार, विदेशी राजदूत कौन कौन आए? डायमेकस। हाँ, एक नाम है, सर ऊपर में खास और नेपाल लिखे हैं सर। एक है डायमेकस। सर खास और नेपाल में क्या किए थे? आवाज नहीं आ रही थी। तो डायमेकस है एक, और दूसरा नाम है डायनोसिस। डायनोसिस,
ये दोनों राजदूत हैं। अब बात आती है कि डायमेकस किसके राजदूत थे और डायनोसिस कौन थे। तो डायमेकस जो है ना, एंटियोकस के राजदूत हैं। एंटियोकस के राजदूत हैं। एंटियोकस कौन है? मिस्र का राजा है ये। एंटियोकस मिस्र का राजा है। सर एंटियोकस एंटियोकस जो है आपका सीरिया का शासक है। ठीक है, सीरिया का राजा है एंटियोकस। इसका राजदूत कौन है? डायमेकस। ये बात बताते हैं स्ट्रैबो महोदय। स्ट्रैबो के अनुसार, स्ट्रैबो महोदय ने बताया कि सीरिया के राजा एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा, जिसके साथ में क्या क्या दिया इन्होंने? शराब भी दिया, अंजीर भी दिया और दार्शनिक भी दिए। अब बात आती है नहीं सर, दार्शनिक देने से मना कर दिए थे सर। शराब, 3 चीज में से 2 ही चीज दिए थे। और अंजीर, 3 चीजों की डिमांड की थी, लेकिन इसमें से दार्शनिक इन्होंने नहीं भेजे थे। ठीक है, इन्होंने शराब और अंजीर ही भेजा था। ठीक है, दार्शनिक से मना किया था उन्होंने। एक दूसरा नाम जो डायनोसिस वाला है, ये जो राजदूत हैं, ये इसकी चर्चा करते हैं प्लिनी। प्लिनी के अनुसार ये कथन है कि एक है मिस्र का राजा जिसका नाम है टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। ठीक है, टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस। फिलाडेल्फस ये है। इसने जो राजदूत भेजे उसका नाम था डायनोसिस। ठीक है ना, ये हमें चीजें याद रखनी है। ऐसा बताया जाता है प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद अगर किसी की थी तो उनका नाम था बिंदुसार। सबसे बड़ी मंत्री परिषद थी इनकी। ठीक है, ये एक चीज और याद रखना है, सहिष्णु शासक था। सहिष्णु प्रवृत्ति थी इनकी, सहिष्णु शासक थे। ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और वो सहिष्णु धर्म बाद में सहिष्णु। जैन। ठीक है, जैन इसके अलावा एक चीज और याद रखना, इनके दरबार में एक आजीवक रहते थे। इनके दरबार में एक आजीवक थे जिनका नाम क्या था? नाम लिख लीजिएगा, पिंगल वत्स। पिंगल वत्स उनका नाम था भाई। अशोक का समय शुरू होता है 273 बीसी में, लेकिन शासक बनता है, राज सिंहासन जब प्राप्त करता है तो वो समय होता है 269 का। ठीक है, 269 का समय है, 269 बीसी। जब इन्होंने गद्दी प्राप्त की है तो वो समय है 269 बीसी। मतलब ये 4 साल जो रहे हैं, ये 4 सालों में इन्होंने क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़े, है ना। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा, जिसके शासन की महत्वपूर्ण बात ये यूनानी राजाओं के साथ निरंतर संबंध रहे। बिंदुसार के समय की ये सबसे प्यारी अच्छी घटना है कि उसने अपने विदेशी संबंध बनाए, और विदेशी संबंध भी बनाए तो यूनानियों के साथ। उसका पुत्र अशोक राजाओं में, मौर्य शासकों में सबसे महान हुआ। बौद्ध परंपरा के अनुसार वह अपने आरंभिक जीवन में परम क्रूर था। ये बौद्ध परंपरा में बताया गया है कि बहुत क्रूर व्यक्ति था और अपने 99 भाइयों को कत्ल करके राजगद्दी पर बैठा था। लेकिन ये बात केवल किंवदंती पर आधारित है, इसलिए गलत भी हो सकती है। बौद्ध लेखकों ने अशोक का जो जीवन चरित्र लिखा है वह कल्पनाओं से भरा है, इसलिए उसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण नहीं किया जा सकता। अशोक के अभिलेख। अशोक के बारे में एक चीज याद रखना, ये बिंदुसार का पुत्र तो है, बिंदुसार के साथ साथ इसकी जो माता है, इसकी माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। सुभद्रांगी इसकी मम्मी है। सुभद्रांगी के भी कई सारे नाम हैं। इनके नाम है धम्मा, इनके नाम है धम्मा, धर्मा, पासादिका, पासादिका, जनपद कल्याणी। सुभद्रांगी के ये सारे नाम हैं। अशोक की बात करें तो अशोक के कई सारे नाम हैं, जैसे
अशोक का नाम है। प्रियदर्शना। हाँ, प्रियदर्शी। सर अभी वो नहीं लिखे थे अन्य नाम। अशोक के नाम क्या क्या है? एक तो नाम मिलता है अशोक वर्धन। अशोक वर्धन किसमें मिलता है? ये विष्णु पुराण में इनका नाम मिलता है, ये अशोक वर्धन। बुद्ध शाक्य, बुद्ध सॉरी शाक्य, ये मास्की अभिलेख में इनका नाम मिलता है। मास्की अभिलेख में ये नाम मिलता है। अशोक नाम कहाँ कहाँ मिलता है इनका? अशोक नाम कहाँ कहाँ मिलता है? मास्की में भी मिलता है, नत्तूर में भी मिलता है, गुर्जरा में भी मिलता है, उडगोलन में भी मिलता है अशोक का नाम। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी का मतलब है देखने में सुंदर। जो देखने में प्रियदर्शी मतलब सॉरी जो देखने में प्रिय लगे। ठीक है, याद रखना। तो प्रियदर्शी हैं, ये नाम आपको कहां कहां मिलेगा? भाब्रू अभिलेख, भाब्रू जिसको बैराट अभिलेख कहते हैं। इसके अलावा कंधार अभिलेख में भी मिलता है। भाब्रू अभिलेख और कंधार अभिलेख में भी मिलता है प्रियदर्शी। अभी क्या नाम बचा है? देवा नाम प्रिय। देवा नाम प्रिय, ठीक है। देवा नाम प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय। ठीक है, यह नाम कहां मिलेगा आपको? रुम्मिन देई में, रुम्मिन देई में मिलेगा। रुम्मिन देई के बाद गिरनार में भी मिलेगा ये नाम। एक और नाम है मगध अधिराज। मगधाधिराज ऐसे लिखो ना। मगधाधिराज कहां मिलेगा नाम आपको? भाब्रू। भाब्रू के दो नाम हैं, भाब्रू और बैराट। ये बात भी हमें याद रखनी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो है ना, ये देवा नाम प्रिय दसी है, ठीक है, ये दसी देवा नाम प्रिय दसी है, ठीक है। एक दूसरा नाम है इसका अभी, देवा नाम प्रिय, सॉरी देवा नाम प्रिय, इसका नाम है देवा नाम प्रिय, देवा नाम प्रियदसी, है ना। और एक नाम क्या है? प्रियदर्शी, ठीक है, कई सारे नाम हैं। तो ये जो देवा नाम प्रियदर्शी हैं, ये नाम मिलता है 12वें और 13वें शिलालेख में। धर्माशोक भी इसका नाम है, धर्माशोक भी इसका नाम है। कहां मिलेगा ये? कुमार देवी, कुमार देवी के सारनाथ लेख में ये नाम मिलता है, सारनाथ लेख में। कुमार देवी कौन है? गहड़वाल रानी है, ये गहड़वाल की रानी है कुमार देवी। एक और नाम मिलता है राशि लेउस, ये नाम यूनानियों द्वारा प्रसिद्ध हुआ है, यूनानियों द्वारा ये नाम दिया जाता है, यूनानी अभिलेखों में ऐसा बोल सकते हैं, यूनानी अभिलेखों में राशि लेउस नाम उनका है, ठीक है। चलिए, इनकी पत्नियां भी हैं कई सारी, नहीं। एक नाम है महादेवी, पत्नी कौन है? महादेवी, महादेवी। तो इनकी एक पत्नी है महादेवी भाई, अशोक की पहली पत्नी है। महेंद्र, महेंद्र और संघमित्रा की मम्मी है ये महेंद्र और संघमित्रा वही हैं जिनको अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कहां भेजा था भाई? श्रीलंका भेजा था, श्रीलंका। दूसरी है कारुवाकी, कारुवाकी, इनका नाम अभिलेखों में भी मिलता है। ये भैया तिवर की मम्मी है, इनका नाम मिलेगा आपको अभिलेखों में भी, तिवर के साथ। कौन से अभिलेख में कौन सा मिला है? विलेज? प्रयाग वाला अभिलेख, प्रयाग स्तंभ लेख में ये नाम मिल रहा है, ठीक है, प्रयाग स्तंभ में, स्तंभ लेख में ये नाम मिलता है, ठीक है। एक और नाम है तिष्य रक्षिता,
तिस्य रक्षिता नाम है इनका। ये भी इनकी पत्नी है और ऐसा बताया जाता है इनके कारण ही बोध वृक्ष को हानि पहुंची थी। फिर असंधिमित्रा है, पद्मावती भी हैं, असंधिमित्रा भी हैं, और क्या नाम है, पद्मावती। कुणाल की अम्मा, कुणाल की मम्मी है ये, ठीक है। अशोक के भाई भी अशोक रहे क्या हैं लेते हैं? कई हैं। अशोक के भाइयों की अगर बात की जाए, अरे ठीक है, इनके भाई भी कई सारे हैं। जैसे इनके दो भाई हैं जिनका नाम हमें दिव्यावदान में मिलता है। क्या नाम है? एक तो भैया सुसीम ही था जिसकी मदद करने के लिए तक्षशिला भेजा गया था, और एक है तिस्या। तिस्या को विगता शोक भी कहा जाता है, विगता शोक भी कहा जाता है। इन दोनों के नाम कहाँ मिलते हैं? तिस्या, तिस्य को विगता शोक कहा जाता है, और ये नाम कहाँ मिलते हैं? ये नाम मिलते हैं दिव्यावदान में, सॉरी दिव्यावदान में ये उल्लेख किया गया इन दोनों के नाम। बौद्ध ग्रंथ में बताया गया है, बौद्ध ग्रंथ में बिंदुसार के 101 पुत्र बताए गए हैं, मतलब इनके 100 भाई रहे हैं अशोक के। बिंदुसार के 101 पुत्र रहे हैं, बौद्ध ग्रंथ में बताया गया। अशोक के 100 भाई रहे हैं। इसने 99 भाइयों को ही मारा था, एक भाई को नहीं मारा था, उसका नाम है तिस्सा। जो ये विगता शोक है ना, इसको इसने नहीं मारा है। इसको क्यों नहीं मारा? सुसीम और सुशील तिस्सा। दिव्यावदान में बताया गया, ठीक है। सत्ता का जो संघर्ष था वो सुसीम के बीच में खास करके रहा और अशोक के बीच में रहा। और ऐसा बताया जाता है ये जो सुसीम है ये बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र है, सबसे बड़ा भाई यही था। बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था, अशोक का सबसे बड़ा भाई यही था। लेकिन सर अशोक ने तो 99 भाई की हत्या कर दी थी। हाँ, बात कर ले थोड़ा सा। अशोक के पुत्रियां भी रही हैं, संघमित्रा एक है ना, एक संघमित्रा है, और संघमित्रा के साथ साथ एक कौन है, और दूसरी चारुमती। संघमित्रा है और चारुमती भी है। चारुमती के बारे में एक चीज याद रखना, ये जब अशोक रुम्मिनदेई यात्रा पर निकले थे तो उस समय इन्हीं के साथ थी चारुमती। ये तो पुत्रियां हो गई। पुत्र कौन कौन हो गई? एक तो नाम अभी हमने बताया था कुणाल, एक हमने नाम बताया था महेंद्र नाम बताया था। कुणाल, महेंद्र, एक नाम बताया था तीवर भी नाम बता दिए थे। एक नाम है जालौक, ठीक है। कुणाल और महेंद्र का नाम आपको बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। कुणाल और महेंद्र का नाम बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है, ठीक है। जालौक हैं, इनका नाम मिलता है राजतरंगिणी में। ये राजतरंगिणी में इनका नाम मिलता है। और जो तीवर हैं ये कौन है? कारुआकी के पुत्र हैं। प्रयाग स्तंभ लेख में इसका नाम मिलता है, ये प्रयाग स्तंभ में इसका नाम मिलता है, ठीक है। प्रयाग स्तंभ में इसका नाम मिलता है, ठीक है ना।